नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोटेक्शन एट कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम चमोली। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे किनोवा की, जिसको कि सुपर फूड या सुपर ग्रेन भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा काफ़ी बढ़ गई है। इस फसल के विषय पर हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। किनोवा आखिर क्या है? किनोवा जिसकी खेती करने को भारत सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। तो दोस्तों, किनोवा बथुआ फैमिली से आने वाला एक पौधा है जो दिखने में हूबहू बथुआ की तरह होता है, जिसे हम गेहूं और सरसों के खेत से उखाड़ फेंकते हैं। किनोवा का वैज्ञानिक नाम है चिनोपोडियम किनोवा, जिसे कूट अनाज सूडो सीरियल भी कहा जाता है। आपको किनोवा के बारे में समझना होगा। किनोवा एक अद्भुत फसल होने के साथ साथ चमत्कारी एक सुपर फूड या सुपर ग्रेन भी है। किनोवा की खेती कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकने में सक्षम है। इसका बीज अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि की भांति ही प्रयोग में लाया जाता है। किनोवा के खाद्य रूप में प्रयोग करने की अगर बात करें तो किनोवा को चावल की भांति ही उबालकर खाया जाता है। दानों को आटे व दलिया में मिक्स किया जा सकता है। स्वादिष्ट नाश्ता जैसे कि सूप, पूरी, खीर, लड्डू इत्यादि विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं। विविध प्रकार के मीठे और नमकीने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। गेहूं और मक्के के आटे के साथ किनोवा का आटा मिलाकर के ब्रेड, बिस्किट, पास्ता आदि बनाया जाता है। आजकल बाजार में किनोवा फ्लेक्स भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके प्रयोग से कुपोषण की समस्या से निजात मिल सकती है। अगर हम बात करें कि किनोवा में किस किस प्रकार की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो बता दें आपको कि किनोवा का जो फल है, जो उसका दाना है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 14 से 18% जो कि गेहूं व चावल से अधिक है। वहीं फाइबर 4.1% है, जो कि गेहूं में 2.7 व चावल में 0.4% ही होता है, जिस कारण से खून के कोलेस्ट्रॉल, खून की शर्करा व रक्तचाप नियंत्रित करने में यह बहुत सहायक है। इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 59.7% है, जबकि फाइबर इसमें 4.1%, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यह कई प्रकार के मिनरल्स, वाइटामिन्स, ग्लूटेन मुक्त होने के साथ साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI इंडेक्स में भी काफ़ी कम है। इसीलिए किनोवा की जो खेती है वो आजकल लोगों को बहुत ही प्रभावित कर रही है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि हम लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में ये जो फूड है ये मार्केट को कैप्चर करने वाला है। लोगों के बीच इसको खाने के, इसको प्रयोग करने की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो किसान भाई इसको जो है समझ कर, इन चीज़ों के, इसके फ़ायदों को समझ कर इसकी खेती के विषय में अगर सोचे या आगे खेती करे तो ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अब बात करते हैं किनोवा की खेती की। वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले आपको बता दें कि किनोवा जो है मूलतः दक्षिणी अमेरिकी देश में पाया जाने वाला पौधा है। आनुवंशिक विविधता से भरपूर होने की वजह से यह विषम जलवायु में भी आसानी से उग सकता है। किनोवा की खेती को बढ़ावा देने की सिफारिश के साथ ही FAO जो अमेरिका की संस्था है, उसने कहा है कि हम आने वाले समय में विश्व स्तर पर इस फसल को ज़्यादा बढ़ाने या उगाने की कोशिश करें, क्योंकि यह फसल बहुत ही चमत्कारी रूप से न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ आहार का एक अहम हिस्सा बन सकती है। यह फसल भारत के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत पर भी कम बारिश व सूखे की मार लगातार देखने को मिल रही है। 60% जो खेती है हमारे भारतवर्ष की, वो करीब वर्षा पर ही निर्भर करती है, जबकि 40% जो खेती है हमारी, वहाँ हमें मुश्किल से सिंचाई का पानी मिलता है। इसलिए अगर हम खाद्य सुरक्षा और खाद्य आपूर्ति की बात करें तो किनोवा की जो फसल है वो विशेष भूमिका अदा कर सकती है। तो वैज्ञानिक खेती की अगर बात की जाए तो किनोवा की खेती भारत में मुख्य रूप से हिमालयन क्षेत्रों में से लेकर के उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बीज के अंकुरण के लिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जा रहा है। अच्छी बढ़वार के लिए रातें ठंडी और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक उचित माना जाता है। हिमालयन क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसकी बुआई के कई सीजन हैं। जैसे कि अगर हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो फरवरी से मार्च के बीच का समय काफ़ी अच्छा है इसकी खेती के लिए। वहीं मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यह रबी सीजन यानी कि नवंबर से मार्च के बीच ये फसल ली जा सकती है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां इसको हम जून जुलाई में इसको हम बोते हैं, जहां पर वर्षा कुछ कम होती है। मतलब ये ना हो कि आप फसल लगाएं और फसल जब हार्वेस्टिंग पर आए तो वर्षा हो जाए। तो जहां वर्षा का जो एक परिप्रेक्ष्य है वो कम है और एक सीमित समय पर है, वहां पे इस फसल को हम जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा जो मुख्य रूप से हम बात करें तो इसके बीज की, तो इसका बीज प्रति हेक्टेयर बात की जाए तो 3 से 5 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर,
जो है बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका बीज बहुत ही छोटे आकार का होता है, इस कारण से इसकी बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर में बीज दर काफ़ी कम होती है। वहीं मिट्टी की बात की जाए तो यह बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उत्पादन देने में काफ़ी सक्षम है, और जलवायु कितनी ही भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, यह उसमें भी अच्छा उत्पादन दे सकता है। इसलिए अगर हम बात करें राजस्थान या हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहाँ बहुत पानी कम है, मध्य प्रदेश में जहाँ पानी या बारिश बहुत कम होती है, तो उस क्षेत्रों के लिए भी ये फसल काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि कम उपजाऊ मिट्टी और वर्षा का कम होना भी इस फसल के उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता है। वहीं अगर बिजाई की बात की जाए तो बिजाई से पहले हमें आवश्यकता है कि जो खेत हमने तैयार करना है उसको 3 दिन पहले हम हल्की सिंचाई के साथ उसको तैयार करें, और 3 दिन पहले ही हल्की सिंचाई दे दें। उसके बाद इसकी बुआई की जाए। बुआई बहुत गहराई में नहीं करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि बीज बहुत छोटे आकार का होता है, इस वजह से बीज को हमने 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे ही बोना है। बीज छोटे आकार का होने के साथ साथ हल्का भी है, इस वजह से बीज को हम जब बुआई करेंगे तो हमने क्या करना है कि बालू या जो हम कह सकते हैं थोड़ी मोटी मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी कह सकते हैं, उसका प्रयोग करना है बीज में मिक्स करके 1:10 के रेशियो में इसको मिला लेना है बालू के साथ, फिर इसकी बुआई करनी है। पंक्ति दर पंक्ति की अगर बात करें तो इसको हम 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में। वहीं पौध की बात की जाए तो बुआई हम पहले ऐसे ही कर देते हैं, फिर 15 से 20 दिन, बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसका विरलीकरण किया जाता है। उस टाइम पे हम ऐसा करते हैं कि हम पौध से पौध की दूरी तकरीबन 15 से 30 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। वैरायटीज़, इसकी कई प्रकार की वैरायटियां देखने को मिल रही हैं। कई प्रकार के यहाँ जो किनोवा है वो लाल बीज दाने वाले, पीले बीज दाने व सफ़ेद दाने वाले भी हैं। हाल ही में अभी ICAR NBBGR शिमला जो इनका रीजनल रिसर्च स्टेशन है उसने एक वैरायटी रिलीज़ करी है जिसका नाम है हिम शक्ति। यह काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जा रही है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है तकरीबन 15.64%, तो वहीं इसमें जो ऑयल की मात्रा है वो करीब 8.91% है। जैसा कि मैंने बताया कि कम पानी की दशा में भी ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है, तो सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो 2 से 3 सिंचाई इसमें आप दे सकते हैं। तो 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता अभी तब पड़ती है जब आपका जो वर्षा है, जो बारिश है, वो अगर नहीं होती है तो। इस फसल की खासियत ये है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा बीमारी या कीट का प्रभाव अभी तक फिलहाल नहीं देखा गया है। कई बार इसमें डाउनी मिल्ड्यू नाम की बीमारी जो है वो देखने को मिलती है, और कुछ पत्तों को खाने वाले कीट हैं जैसे कि लीफ ईटिंग कैटरपिलर है, लीफ हॉपर है, इस प्रकार के कीट इसमें अक्सर देखे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते। यदि उनका समय से प्रबंधन कर दिया जाए तो फसल को कुछ खास नुकसान नहीं होता है। खाद और उर्वरक की बात करें तो उर्वरक की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, सूखा सहन करने में यह काफ़ी बेहतर क्षमता रखते हैं। वहीं अगर हम चाहें तो 4 से 5 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद जो है जब खेत तैयार कर रहे हैं उस टाइम प्रयोग कर सकते हैं। वहीं 30 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ की दर से खेत तैयार करते समय डालने पर इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। आप लोग ध्यान रखें कि इस फसल में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें। यूरिया या नाइट्रोजन जो होता है वो इस फसल की बढ़वार को बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे की लंबाई बहुत बढ़ जाती है और हवा के साथ ही वो पौधा गिरने की समस्या का कारण, उसके साथ ही जब हवा चलती है तो वो लंबे बड़े पौधे गिर जाएंगे, जिस कारण लॉजिंग के कारण फिर बाद में जो है इसके उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी विशेष दवा रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो इसमें 1-2 निराई कर सकते हैं 15-20 दिन में। जब मैंने आपको बताया कि जब आपको थिनिंग करनी है, जब पौधों का विरलीकरण करना है, उस समय पौधों के साथ साथ उगती हुई घास को भी, खरपतवार को भी आप निकाल सकते हैं। वह 35 से 40 या 45 दिन के अंतर में एक बार और आप चाहें तो इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इससे पौधों की संख्या नियंत्रित की जा सकती है, साथ ही उगने वाली खरपतवार भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें देखी गई है कि कई बार क्या होता है कि दाने वाली फसलें जो होती हैं, जैसे हमारा सौरगम है या सूरजमुखी है, उसमें पक्षियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फसल में पक्षियों की समस्या नहीं देखने को मिलती है। वैसे हालांकि जब इसमें फूल आ रहे होते हैं, जब इन्फ्लोरेसेंस का बन रहा होता है, तो कभी कभार थोड़ी बहुत चिड़ियाँ इसको नुकसान करती हैं, जो कि बहुत ही कम है। उसके बाद क्या होता है कि जब इसमें दाने बन जाते हैं, जब दाने बनते हैं इस किनोआ की फसल में, तो उस समय इसके दाने के बाहर एक आवरण होता है सैपोनिन का,
जो कि टेस्ट में कड़वा होता है, जिस कारण से जब पक्षी जब आते हैं इसको खाने तो सैपोनिन जो केमिकल है उसकी कड़वाहट की वजह से ये पक्षी उस बीज को, उस फसल को नुकसान नहीं करते हैं। ये सैपोनिन की लेयर एक तरह से पक्षियों के जो प्रकोप को कम करती है, तो वहीं इस फसल में एक प्रसंस्करण की विधि को बढ़ा भी देती है। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इसकी पूरी फसल अवधि की, तो फसल अवधि इसकी तकरीबन 100 से 120 दिन मानी जाती है। यह फसल 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 4 से 5 फीट तक का पौधा इसका होता है। जब हार्वेस्टिंग की हम बात करें तो जब आप देख पाएंगे कि जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, जो इसका भाग है जिसमें बीज आए हुए हैं, वो उनका जो रंग है वो कलर येलो टू रेड हो जाएगा। आपको वो जो झोपा जो बीजों का आया है वो आपको पीले से लाल रंग का दिखने लगेगा। पत्तियां झड़ जाती हैं। बालियों को मसलने पर इनके बीज बहुत ही आसानी से जो है अलग हो जाएंगे। और यदि कटाई के समय बारिश हो जाए तो इसकी फसल को बहुत नुकसान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको इस फसल को हार्वेस्ट कर लेना है, कब इसकी कटाई कर लेनी है। जैसे ही आपको लगता है कि फसल पक चुकी है, इसकी कटाई कर ले। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि यदि फसल परिपक्व हो चुकी है और यदि बारिश हो जाती है, उस दशा में क्या होता है कि लगी हुई फसल में जो लगे हुए दाने हैं, जो बीज है, वो उग जाते हैं। विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें जमाव देखने को मिला है। तो किसानों को विशेष ध्यान रखना है कि फसल परिपक्व होते ही उसकी कटाई करके उसे सूखी जगह में उसके प्रसंस्करण की व्यवस्था शुरू कर दें। साथ ही आपको अगर बताएं तो उपज की बात की जाए तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की इसकी उपज देखने को मिली है। कटी हुई बालियों को पीट कर फैन की सहायता से दाने और भूसे को अलग किया जाता है। जैसे कि आप धान में करते हैं उसी तरह से इसमें पॉलिशिंग की भी आवश्यकता होती है। धान में पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है। धान को मड़ाई के बाद जो है उसमें उसके जो बीज होते हैं, जो उसका दाना है, उस दाने में से ऊपरी परत को हटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार किनोवा में भी सैपोनिन की लेयर, मैंने बात करी थी कि इसके दानों के ऊपर सैपोनिन की लेयर होती है, जिस कड़वाहट की वजह से इसको पक्षी नहीं खा रहे हैं। उसी प्रकार से इंसान भी इसको अवॉइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कटाई मड़ाई कर लें उसके बाद आपको इसकी पॉलिशिंग करने की आवश्यकता होती है। इसके दाने के बाहरी आवरण को आपने हटाना है, जो कि अधिक मात्रा में सेहत के लिए हानिकारक भी पाया गया है। तो इसका टेस्ट भी कड़वा है, इस कारण से पॉलिशिंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसकी पॉलिशिंग के लिए विशेष प्रकार की मशीनें भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जिस प्रकार से आप धान की पॉलिशिंग करवाते हैं उस प्रकार से इसकी भी करवा सकते हैं। इसका भंडारण जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट इसमें ना हो जब आप इसका भंडारण कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी अगर मूल्य की बात की जाए तो इस समय इसका मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छे दामों में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मूल्य है वो 300 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। आप चाहें तो इसे जो है अपने वहाँ लगा कर इसको देख सकते हैं। इसके मार्केटिंग को आप देखें, आप समझें कि यह फसल आपको किस प्रकार से कितना लाभ और कितना मुनाफा दे पा रही है। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये फसल जो है एक कूट अनाज, स्यूडो सीरियल की कैटेगरी में भी आता है। जिस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस लोग इस फसल की ओर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में किसान भाइयों को यह फसल बहुत अच्छा मुनाफा देने में सफल मानी जा सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।